ये पार्ट कंटिन्यू करेगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहानी को, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अ न्यू पॉलिटिकल कल्चरल एंड ट्रांसफॉर्मेशंस, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटी एंड academies, changing social relations. So hello guys, welcome back to YouTube channel of Brainwise. आई होप आप सभी ठीक हो गए। आपने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी, ये पार्ट 2 है जो कि सब टॉपिक 2 है। ठीक है, हमने एक कर लिया है कंप्लीट, अब हम करेंगे ये। अच्छा, आप दोबारा पीछे जाइए हिस्ट्री में वापस से। फ्रांस का माहौल 1789 के बाद बिल्कुल बदल चुका था। जो देश कभी एक राजा के एक इशारे पर चल रहा था, वो अब एक नए पॉलिटिकल कल्चर को अपनाने के लिए बढ़ रहा था। सड़कों पर कॉफ़ी हाउसेस और हर छोटे बड़े शहर में जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी वो थी फ्रीडम, सिटीजनशिप और इक्वालिटी। लोगों का अंदाज बदल रहा था, उनको सोचना बदल रहा था, और सबसे ज़्यादा बदल रहा था उनका अपनी सरकार से रिलेशनशिप। आप इमेजिन कीजिए, पेरिस की गलियां, चारों तरफ पोस्टर्स लग रहे हैं और लोग पैम्पलेट्स पर बातें कर रहे हैं, और लोग पैम्पलेट्स बांट रहे हैं। हर जगह डिस्कशन हो रहा है कि राजा की पावर क्या होनी चाहिए और लोगों की पावर क्या होगी। फ्रांस में पहली बार पॉलिटिकल ओपिनियंस एक पब्लिक कल्चर बन रहा था। पहले पॉलिटिक्स सिर्फ पैलेस और नोबल्स तक लिमिटेड थी। अब आम आदमी, एक ब्रेड सेलर से लेकर एक टीचर तक, ओपनली पॉलिटिकल बातें कर रहा था। यह एक पूरी तरह से नए ज़माने की शुरुआत थी। पॉलिटिकल क्लब पॉलिटिकल क्लब का उद्गम भी इस वक्त हुआ। पेरिस में एक बिल्डिंग के तहखाने में एक ग्रुप बैठकर नए नए आइडियाज़ डिस्कस कर रहा था। यह लोग बाद में जैकोबिन्स के नाम से मशहूर हुए। किस नाम से? जैकोबिन्स। एक दूसरा क्लब था कोर्डेलियर, CORDELIERS। इन क्लब्स में आम आदमी भी जा सकता था। कोई नोबल, कोई हाई एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं था। बस एक चीज़ चाहिए होती थी, अपनी राय। और फ्रांस के लोग अपनी राय के साथ खड़े हो गए। इन क्लब्स और एकेडमीज़ ने लोगों के अंदर एक नई पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगाई। पहले कोई राजा के
फैसलों पर सवाल नहीं उठाता था। अब लोग खुद बिल्स पढ़ते थे, न्यूज़पेपर्स डिस्कस करने लगे और डिबेट्स करते थे कि कौन सा लॉ उनकी ज़िंदगी को बेटर बनाएगा। ये डेमोक्रेटाइजेशन का पहला बड़ा कदम था। फ्रांस में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सिर्फ एक प्रिविलेज नहीं, बल्कि एक डेली एक्टिविटी बन चुकी थी। हर दूसरा आदमी एक मिनी पॉलिटिशियन बन गया था। इस न्यू पॉलिटिकल कल्चर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि ये सिर्फ सरकारी इंस्टीट्यूशंस में नहीं, बल्कि समाज की रूह में उतर रहा था। सोशल रिलेशंस आकार बदल रहे थे। सोचिए, एक सोसाइटी जहाँ पहले बर्थ डिसाइड करता था आपका स्टेटस, जहाँ नोबल्स ब्लड सबसे ऊपर होता था, वहाँ एकदम एक नया आइडिया आता है, ऑल मैन आर इक्वल। ये सेंटेंस सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन उस समय के फ्रांस के लिए ये एक इमोशनल एक्सप्लोजन था। लोगों को पहली बार एहसास हो रहा था कि उनकी ज़िंदगी सिर्फ उनके जन्म से नहीं, उनके टैलेंट से, उनके काम से डिफाइन होगी। पीजेंट जो कभी राजा और नोबल के सामने झुककर बात करता था, अब अपने विलेज काउंसिल में बोल्डली बोल रहा है, डट कर बोल रहा है। अर्बन वर्कर्स अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। वुमेन्स भी पॉलिटिक्स में वॉइस रेज करने लग रही थी। सैलॉन्स और मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर रही थी वुमेन्स। यानी समाज की एक पुरानी हायरार्की हिल गई थी। जो चीज़ें पहले नेचुरल लगती थी, जैसे कि हायरार्की, प्रिविलेज, ओबीडियंस, अब उन्हें लोग क्वेश्चंस करने लगे। इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था लैंग्वेज का बदलाव। रिवॉल्यूशनरी फ्रांस में सिटोयन क्या सिटोयन दोबारा सिटोयन और सिटोइनी प्रोनाउंसिएशन डिफर कर सकता है, सो उस पर जज मत करिए, आप समझने पे ध्यान दीजिए। रिवॉल्यूशनरी फ्रांस में सिटोयन और सिटोयिन यानी सिटीजन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला शब्द बन गया। ये दोनों शब्द बन गए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले शब्द। पहले लोग एक दूसरे को सर या मैडम कहकर कास्ट और क्लास के हिसाब से ट्रीट करते थे। अब सब एक दूसरे को सिटीजन कहकर इस आइडिया को रेनफोर्स करते थे कि हम सब एक जैसे हैं। फ्रांस में ग्रीटिंग्स तक रिवॉल्यूशनरी हो गए थे। स्ट्रीट फेस्टिवल्स, पब्लिक सेलिब्रेशंस और नेशनल हॉलीडेज बनने लगे, जिनका पर्पस ही था लोगों को एक न्यू नेशनल आइडेंटिटी का एहसास करवाना। पहले लोग अपने विलेजेस या प्रोविंसेस के हिसाब से आइडेंटिटी फील करते थे।
अब वो एक बड़े देश, एक नए नेशन फ्रांस का हिस्सा महसूस कर रहे थे। यानी पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ पार्लियामेंट या असेंबली में नहीं, बल्कि लोगों के दिल और आइडेंटिटी में हो रहा था। इस नए कल्चर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट एजुकेशन और एकेडमिक्स पर भी पड़ा। पुराने ज़माने में स्कॉलरली एकेडमीज सिर्फ नोबल्स और अपर क्लास लोगों के लिए रिजर्व्ड होती थी। अब वो पब्लिक के लिए खुल रही थी। साइंटिफिक थिंकिंग, रेशनैलिटी, डिबेट, ये सब एक नए आइडिया ये सब एक नए आइडियाज़ और ये सब एक नई फ्रेंच सोसाइटी के पिलर बन रहे थे। People no longer accepted something just because it was written in a religious text or said by a noble. उन्हें अब प्रूफ चाहिए, लॉजिक चाहिए, आर्ग्यूमेंट चाहिए। यह इंटेलेक्चुअल डेमोक्रेटाइजेशन था। स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में नए सब्जेक्ट्स आ रहे थे, जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल फिलोसफी, साइंस। सब कुछ रीथिंक हो रहा था। समाज में एक और बदलाव आया, जो कि बहुत बड़ा बदलाव था, सिंबल का। फ्रांस के लोग अपने आप को नए सिंबल से डिफाइन करने लगे। रेड, वाइट, ब्लू, ट्राई कलर। उनका प्राइड बन चुका था। लिबर्टी कैप यानी रेड, फ्रीजियन कैप, लिबर्टी कैप क्या था, एक सेकंड रुकिए। लिबर्टी कैप यानी रेड, रेड, फ्रीजियन कैप, लिबर्टी कैप यानी ये एक नई फ्रीडम का सिंबल बन गया। हर पब्लिक प्रोकेशन, हर मीटिंग, हर फेस्टिवल में यह सिंबल नज़र आते। यानी एक ऐसा पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हो रहा था जहाँ सिंबल्स, आइडियाज़, सॉन्ग्स, स्लोगन्स सब लोगों की कलेक्टिव आइडेंटिटी बन रही थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों ने अपने आप को एक रूलिंग पावर के सब्जेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक सिटीजन के रूप में देखना शुरू किया। सब्जेक्ट ओबे करता है, सिटीजन क्वेश्चन करता है। सब्जेक्ट के पास ड्यूटी है होती हैं, सिटीजन के पास राइट्स होते हैं। और फ्रांस में लोग ये शिफ्ट दिल से एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो इस तरह फ्रांस सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। घरों के अंदर, मार्केट में, स्कूल में, फेस्टिवल्स में, त्योहारों में, हर जगह एक नया फ्रांस जन्म ले रहा था। एक ऐसा फ्रांस जहां लोग अपनी वॉइस, अपना वोट, अपना रोल समझ चुके थे। यही फाउंडेशन यही फाउंडेशन थी मॉडर्न डेमोक्रेसी की, जिसका असर आज तक दुनिया के हर डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है।
आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कैसे हिस्टोरियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स है, और बेसिकली थर्ड टॉपिक है जो हिस्टोरियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैंने इस बार सोचा क्यों ना एक नया तरीका स्टार्ट किया जाए समझाने का। आप इसको 2x2 पे देखिए और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।